अब 9th से जो 12th के बच्चे हैं वो स्कूल भी जा रहे हैं, उनको स्कूल में भी समय देना है, फिर पीटी पीएमटी के अलग से तैयारी भी करना है, जेई और इसके लिए तैयारी भी करना है। तो वो कई बार बच्चे, क्योंकि बस्तर के बच्चे हैं, उनको स्टार्टिंग उन लोगों का इस तरह से नहीं हो पाता है। वो बड़े ही ट्राइबल एरिया से, ज़्यादातर ट्राइबल बच्चे होते हैं, तो उनको उतना, जैसे मुझे खुद 2 साल लग गए यूपीएससी को पहले तो 2 अटेम्प्ट में समझने के लिए। सिलेक्शन बहुत ही कम होते थे, हम्म। हार्डली 2-4 लोगों का हो जाए, वो भी वो लोग भी वो बच्चे होते थे जो एक बार जो 12th के बाद जो वहां से निकल जाते थे हम्म। और अपना एफर्ट करके कोचिंग वगैरह करते थे, तो उनका हो जाता था। इस साल इनको और हम लोग पढ़ाएंगे और उसमें देखते हैं कितने लोग सेलेक्ट होते हैं करके। तो काफी बढ़िया रिस्पॉन्स था। जैसे मैं 2 साल तक तो पहले मुझे समझने में समझ, फिर मैं जब फुल्ली फ्लेजेडली यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट किया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। हम्म। वैसे ही उन लोगों को जब 12th के बाद, क्योंकि 12th के बाद उनको 1 साल केवल और केवल आपका इसके लिए, आपका जेई और उसके लिए तैयारी करना था, एनईटी के लिए। तो उसको उन्होंने बहुत मेहनत किया और 28 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। हेलो एंड वेलकम, दिस इज पल्लवी एंड यू आर वाचिंग इंडियन मास्टरमाइंड्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी मिस्टर विनीत नंदनवार। बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में पले बढ़े विनीत ने कठिन हालात और सीमित संसाधनों के बावजूद चौथे प्रयास में यूपीएससी पास कर बस्तर के पहले आईएएस अधिकारी बनने का गौरव हासिल किया। आज वे छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स हैं। हमारे साथ बातचीत में उन्होंने अपने शुरुआती संघर्ष और असफलताओं से मिली सीख के साथ ही अपने द्वारा लिए गए कई इनिशिएटिव्स जैसे सेकंड चांस इत्यादि पर बातचीत की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनसे बातचीत की। हाय सर, वेलकम टू इंडियन मास्टरमाइंड। थैंक यू सो मच, आपने इसके लिए वक्त निकाला। थैंक यू पल्लवी तो अभी जी। तक सर आप कलेक्टर शायद दांतेवाड़ा के रहे हैं और और सुकमा था मैं। सुकमा। तो वहां पे ये कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज ये जो आपने कहा ना, वो एक्चुअली रोजमर्रा के जो लोग हैं, जो जनरल कॉमन पब्लिक है, उनको शायद आईएएस सर्विस नहीं पता होगी, बट कलेक्टर ही मालूम होता है कि हाँ ये कलेक्टर है, वो किस एग्जाम से बनता है नहीं। और कलेक्टर को बहुत हाई रिगार्ड में ही देखते हैं मोस्टली जगह। मैं बिहार से आती हूँ, यहाँ पे भी कलेक्टर का एक अलग रुतबा से ज्यादा रिस्पेक्ट है उस पोजिशन की। तो जब आपने वो पोजीशन लिया दांतेवाड़ा में, सुकमा में, आपने काम भी बहुत सारे किए, पर जब आप पहली बार गए वहां एज अ कलेक्टर, तो किस तरीके का वहां पे रिस्पॉन्स था? और वो थोड़ा एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर पाए। नहीं, पब्लिक का एक्सपेक्टेशन हमेशा होता है, और जो है कि क्योंकि देखिए, प्रशासन जो है, प्रशासन पे ही पब्लिक का भरोसा होता है। हम्म। और ये होता है कि काम हम लोग करेंगे तो उनको फायदा मिले, तो आपको हर कोई आदमी जो भी आपसे चाहता है वो एक्सपेक्टेशन भरी नजर से तो देखता ही है। हम्म। और एज ए पब्लिक सर्वेंट मेरा ये रहता था कि मतलब हमको, मैं कितना लोगों के डोर स्टेप तक पहुंच के हम उसको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं मेरा हमेशा ये ट्राई रहा, और बेसिक काम पे मैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। कई बार हम लोग इनोवेशन, जॉब में कई बार इनोवेशन भी होते हैं, बट इनोवेशन का स्केल क्या है, मतलब वो कितना, उसके बाद लोग कितने जगह पे उसको लागू कर पा रहे हैं। तो हम्म। मेरा थोड़ा सस्टेनेबिलिटी पे था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अगर यदि हम कोई इनोवेशन भी कर रहे हैं तो उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके। तो सुकमा में था, तो सुकमा में हम लोगों ने, जैसे वहाँ का केवीके नहीं बना था, तो क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वहाँ पर बहुत कम है, तो हम लोगों ने उस पर पूरा केवीके बनवाया। बहुत सारे वहाँ पर जो है आपके सीएस पीएससी के भवन नहीं थे, हम्म। वो हम लोगों ने उसको उस पे काम किया। जो स्कूल बिल्डिंग्स नहीं थी उस पे काम किया, जो छात्रावास थे उस पे काम किया, रोड कनेक्टिविटी पे काम किया। और ये सब के बड़े मेजर इम्पैक्ट होते हैं। वहां पर हम लोगों ने जो है पीएससी की कोचिंग स्टार्ट की। उसके बाद उसको देख के फिर आगे उसको वहां पर इसका पीटी पीएमटी की कोचिंग भी वहां पर स्टार्ट हुई। तो ऐसे अब काफी, जाति प्रमाण पत्र जो है हम्म। होने के लिए एक छोटा सा दस्तावेज है, बट हम्म। मुझे पता है ना कि क्योंकि मैंने उसको फेस किया है। जब मुझे पहली बार अपना जाति प्रमाण पत्र बनाने जाना पड़ा था, तो मैं, मतलब मैं लगभग रो दिया था, रो ही दिया था, क्योंकि हर दिन जाना है, फिर हर दिन कभी साहब नहीं बैठे हैं, कभी ये नहीं हुआ है, हम्म। कभी वो नहीं हुआ है, कभी ये दस्तावेज, तो लोगों को बहुत परेशानी होती थी। तो सुकमा जैसे क्षेत्र में हम लोगों ने लगभग, मैं लगभग वहाँ 2 साल था, तो 2 साल में हम लोगों ने लगभग 35-36 हजार लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनवाया। हम्म। और उसके बाद फिर दंतेवाड़ा में भी आके लगभग, मतलब मैं अपने एसडीएम से और सुकमा कलेक्टर और दंतेवाड़ा कलेक्टर, मोर देन 70,000 जाति प्रमाण पत्र हम लोगों ने बनवाया। बहुत लोगों को इसमें सुविधा हुई। सुकमा में देखेंगे आपके, आधार किसी के पास नहीं था।
तो हम्म। हम लोगों ने वहां पर जो है आधार कार्ड का एक मुहिम चलाया, आधार मिला। और उसको लोगों को फायदा मिला। ठीक है, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी है, बहुत सारी चीज मुझे याद भी नहीं आ रही है। हम्म। ठीक है। तो क्योंकि अभी कल लगभग 2020 की बात है। तो मल्टीपल वहां पर गिरदालपारा में एक हाइड्रो बेस्ड जो है, हम लोगों ने वहां पर एक इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है उसको स्टार्ट करवाया, उसको कंप्लीट करवाया। फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट को देख के आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से सीजी गवर्नमेंट का बाद में एमओयू हुआ, उसको 4-5 जगह पे रेप्लिकेट हुआ। तो इस तरह से कुछ चीजें थी जो मेरा पर्पस ये था कि मैं बेसिक पे काम अपना कर सकूं करके। सुकमा का जो है उसमें हम लोगों ने काम किया। दंतेवाड़ा में भी इस तरह के बहुत सारी चीजें हम लोगों ने स्टार्ट की। आप देखेंगे दंतेवाड़ा में भी जाति प्रमाण पत्र से लेके हम लोगों ने आत्मानंद जो स्कूल थे, पुराने स्कूल्स को हम लोगों ने स्कूल पे काम किया, रोड कनेक्टिविटी पे वहां पर काम किया, इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया। कई सारे, मुझे आज भी याद है, दंतेवाड़ा में 6 गांव ऐसे थे जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। हम्म। तो वो हम लोगों ने उस पर काम किया। और उसके बाद हम लोगों ने वहां पर अभी एक जो है आपका जो बैक आपने हम लोगों ने जो है सेकंड चांस इनिशिएटिव लिया। देखिए छत्तीसगढ़ बस्तर में क्या है कि बच्चे 12th तक इन जनरल हम्म। गांव के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 12वीं पहले कर लें या पीटी पीएमटी कर लें। हम्म। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है पीटी पीएमटी का रेसिडेंशियल चल रहा था। हम्म। तो मैं ये देख रहा था कि 12th तक बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो मैंने ये बोला कि जब हमको 4 साल 9 से लेकर 12 तक उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, हम्म। तो 1 मोर ईयर उनको मिलना चाहिए। हम्म। और ये इनिशिएटिव काफी सक्सेसफुल रहा। लगभग पहले साल में 30, और जो पुराने बच्चे जो जो हमारे साथ 4 साल थे, मैंने उनको 1 साल और उनके लिए पूरा रेसिडेंशियल खाने से लेके हम लोगों ने व्यवस्था की। और 30 में से 28 बच्चों को सिलेक्शन हो गया। हम्म। और उस साल लगभग जो है, मैं जब उस समय दंतेवाड़ा में पहली बार था, लगभग 60-65 बच्चों का हम्म। टोटल सिलेक्शन हुआ था। हम लोगों ने उसका पूरा मॉड्यूल चेंज किया। यहाँ जो रिक्रूटमेंट नहीं हुए थे उसको पूरा किया। तो ये दंतेवाड़ा के कुछ काम थे। उसके बाद हम लोगों ने वहां पर जो है एक सुविधा शिविर लगाया था। हम लोग डोर स्टेप पे जाके जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड जो है, रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर, वो काफी मुझे लगा कि डोर स्टेप पे सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। और उसके लिए फिर मुझे नेक्सस ऑफ गुड अवार्ड भी मिला। हम्म। एक जो इनिशिएटिव हम लोगों ने रिवर फ्रंट कॉरिडोर लिया हम्म। दंतेवाड़ा को, हम लोग टूरिज्म के हिसाब से, वो आज कंप्लीट है। आप देख सकते हैं वहां पर कि वहां पर फुटफॉल अब जो है, इतने इतने लोग आते हैं। मुझे फोन आता है कि सर, मतलब पहले तो नवरात्रि में भीड़ रहती थी, अब हम्म। रोड के लंबी दूर तक लाइन लगती है माँ दंतेश्वरी के दरबार में। हम्म। और बहुत सारे बिजनेसमैन से लेके वहां पर लोग कॉल करके भी बताते हैं कि सर, इस एक्टिविटी के कारण हमारी इकोनॉमिकल जो है गतिविधि बहुत बढ़ा है, इसके कारण हम लोग बहुत सारे लोगों को रोजगार दे पाए। तो मैं जो स्टार्टिंग में बोला कि मेरा जो उद्देश्य रहता था कि ऐसे काम किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। और दंतेवाड़ा में हम लोगों ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। एक जो है, हम लोगों ने वहां पर आस्था विद्या मंदिर चलता है। हम्म। और उसके बाद जो है उसको, उसमें सीबीएसई से मान्यता प्राप्त 100% रेसिडेंशियल स्कूल था वो। तो उसके लिए फिर मैंने, क्योंकि वहां पर एक ही स्कूल था और बहुत ज्यादा डिमांड आती थी, तो मैंने क्या किया कि इसका सेकंड फेज बनाने का फिर प्रपोज किया। और उसके बाद अभी वो काम जो है, मेरे मेरे इन बिटवीन मेरा ट्रांसफर हो गया। तो बट उस आस्था विद्या मंदिर 2 जो है, सेकंड जो है, कटे यहाँ पर आपका बचेली में बन रहा है वो। हम्म। तो वो वहां के लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बोला कि अगर एक ही रहेगा और हम झगड़ते ही रहेंगे कि हम्म। नहीं जो है मेरे बच्चे को, सोचा एक और इंस्टीट्यूट हम स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने पहले उसका 1-2 कमरे, 4-5 कमरे थे मेरे पास, उसको रेडी करा के फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर दिया। और अभी पूरा वहां पर लगभग, आई थिंक, जो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट 40 करोड़ के आसपास से वहां पर पूरा आस्था विद्या मंदिर 2 भी बन रहा है वहां पर। तो ऐसे भी दंतेवाड़ा में भी हम लोगों ने बहुत सारे इसमें ऐसे काम किए हैं। अब तो क्योंकि 2 साल की जगह हो गई, तो बहुत सारा चीज में स्किप में, मतलब स्लिप ऑफ माइंड भी हो रहा है। बट हम्म। टूरिज्म को लेके, एजुकेशन को लेकर, और डोर स्टेप सर्विस को लेके, और इलेक्ट्रिसिटी को लेके, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके मैक्सिमम काम हम लोगों ने वहां पर, लाइवलीहुड प्रमोशन को लेके ये सब काम हम लोगों ने वहां पर किया है वहां पर। सर आपने शायद वहाँ पे फिश इंडस्ट्री को लेकर भी कुछ काम किए थे। हाँ, वहां पर क्या है, नहीं, फिश वाला जो काम है एक सुकमा का है ये। अच्छा। वहां पर दुब्बा टोटा करके एक जगह है। हम्म। वहां पर मतलब बहुत पुराने समय में
एक फिश की हैचरी थी सुकमा। मैं आपको बताना चाहूंगा, सुकमा जो है मछली बीज के मामलों में जब मैं पहुंचा वहां पर, तो वो आत्मनिर्भर नहीं था। मतलब जब हमको मछली की बीज चाहिए होते थे, हम्म। तो वो हम लोगों को बाहर किसी दूसरे जिले से लाना पड़ता था। फिर मैंने पता किया कि इसको कैसे किया जा सकता है। तो दुब्बा टोटा में ऑलरेडी मत्स्य बीज का एक पहले केंद्र हुआ करता था, मतलब पुराने समय में, बिफोर नक्सलिज्म, सलवा जुड़ो। हम्म। बाद में नक्सलिज्म के कारण क्या किया, नक्सलियों ने वहां जाके उसको पूरा तोड़ दिया। जो दुब्बा टोटा में मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र था, मेरी गांव वालों से जाके फिर चर्चा हुई, तो गांव के लोग जो है वो सब उस मत्स्य बीज केंद्र में एक्सपर्ट थे इस काम को करने के लिए। तो मैंने पूछा कि अगर हम इसको वापस से इसको मतलब फिर से बना लें तो कैसा रहेगा। तो लोगों ने उसके लिए बहुत वो ओके किया। वहां पर मछुआरों की बस्ती भी है दुब्बा टोटा में। तो उसके बाद हम लोगों ने लगभग इसको पीछे पड़ मतलब काफी इसमें एफर्ट लगा, क्योंकि नक्सल एरिया है, काफी सेंसिटिव एरिया है। तो फिर हम लोगों ने पूरा उसको वापस से स्टार्ट किया, और स्टार्ट होने के बाद फिर अब वहां पर मैं अब तो देखता हूँ कि सुकमा जो है अब मछली बीज के लिए जो बाहर जाने की फिर जरूरत वहां नहीं पर पता। खत्म हो। जी। ठीक है, तो सर ये जो अभी हम बात कर रहे थे, अब हम दांतेवाड़ा में आकर आपने ये सेकंड चांस इनिशिएटिव शुरू किया था, यूपीएससी हाँ, ने। दंतेवाड़ा में। सर इस इनिशिएटिव को दो चीजें मैं जानना चाहती हूँ। एक तो आज भी चूंकि ये 2025 है और बहुत सारी सुविधाएं मिल गई हैं, बट फिर भी बस्तर और जो भी दांतेवाड़ा, ये सारे जो एरियाज हैं, यहाँ पर बच्चे जो इस तरीके के एग्जाम क्वालिफाई करके आगे अपने बड़े सपने देखते हैं, उनके लिए क्या चैलेंजेस आते हैं। उसके अलावा ये जो सेकंड चांस इनिशिएटिव, आपने एक ब्रीफ में तो भी बताया कि आप एक साल और देते, बट इस मॉडल को थोड़ा अगर आप और एक्सप्लेन कर पाएं कि इसमें बच्चे आप कैसे सिलेक्ट करते थे, और रिजल्ट तो हमें पता है शायद एक साल में 60-65 बच्चों का क्वालिफाई हुआ था यूपीएससी, ये नेट और जेई, तो उसके जी। बारे में थोड़ा सा। मेन ये इनिशिएटिव मैंने बताया कि वहां पर ऑलरेडी जो है एक जो है पीईटी पीएमटी के लिए हम्म। ऑलरेडी के एक केंद्र वहां पर चलता है, जहां पर 9वीं से बच्चों को सेलेक्ट करके एग्जाम के थ्रू 9 से 12th तक बच्चों को वहीं पर रख के, अलग अलग बच्चे और बच्चियों को अलग अलग रख के पूरा 9 से 12 तक वहीं उनको पढ़ाई भी कराते थे, उसी रेसिडेंशियल उसमें, प्रेमाइसिस में। और साथ साथ पीटी पीएमटी का तैयारी भी कराते थे। अब होता क्या है, मैं रहा हूँ, देखिए, अब 9 से जो 12th के बच्चे हैं वो स्कूल भी जा रहे हैं, उनको स्कूल में भी समय देना है, फिर पीटी पीएमटी के अलग से तैयारी भी करना है, यानी नेट जेआरएफ की, सॉरी, जेई, और इसके लिए तैयारी भी करना है। तो वो कई बार बच्चे, क्योंकि बस्तर के बच्चे हैं, उनको स्टार्टिंग उन लोगों का इस तरह से नहीं हो पाता है, वो बड़े ही ट्राइबल एरिया से, ज्यादातर ट्राइबल बच्चे होते हैं, तो उनको उतना, जैसे मुझे खुद 2 साल लग गए यूपीएससी को पहले तो 2 अटेम्प्ट में समझने के लिए कि क्या है कैसे है, इसको कैसे क्रैक करेंगे, वैसे ही सेम बच्चों के साथ भी होता है। वहां उनको इतना जल्दी चीजें कैच नहीं हो पाती है। तो 4 साल रखते जरूर हैं, बट वो डिलेमा में रहते हैं कि 12th करें या पीटी पीएमटी करें, और दोनों को साथ साथ समय दे पाए वो भी उनके लिए हो नहीं पाता, क्योंकि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड आप देखेंगे तो वो ज्यादातर जो है पोटा कैबिन में पढ़े हैं, या छात्रावास में रह के पढ़े हैं, हम्म। या बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा, जब गया तो मैंने पूछा, तो वहाँ सिलेक्शन बहुत ही कम होते थे, हम्म। हार्डली 2-4 लोगों का हो जाए, वो भी वो लोग भी वो बच्चे होते थे जो एक बार जो 12th के बाद जो वहां से निकल जाते थे हम्म। और अपना एफर्ट करके कोचिंग वगैरह करते थे, तो उनका हो जाता था। तो मुझे लगा कि जब हम 12th तक हैं, तो इन्हीं बच्चों को, जो हमको जिनको हम लोगों ने 4 साल तक अपने साथ रख के तैयारी कराई है, 9 to 12 तैयारी कराई है, अब यदि उनका नहीं होता है और हमको उनका साथ छोड़ दें, मुझे लगा ये उचित नहीं है, हम्म। क्योंकि वो वहीं के लोकल बच्चे हैं। और मैंने तो इसमें कभी भेद भी नहीं किया कि दंतेवाड़ा में है तो केवल दंतेवाड़ा के बच्चे रहेंगे। हम्म। सुकमा से, बीजापुर से, जगदलपुर से, नारायणपुर से, दंतेवाड़ा से, जहां से कि मैं बस्तर को कभी अलग नहीं माना, क्योंकि जब मैं 1998 में, बस्तर एक जिला हुआ करता था, हम्म। ठीक है, तो वहां से जहां से भी बच्चे आए, मैंने उनसे पहले फर्स्ट ईयर में मैंने लगभग 30 बच्चों को ऐसे करके बात करके टीम, जुलाई में पहुंचा था वहां दंतेवाड़ा, तो उस समय विजिट के दौरान मुझे पता चला, तो पुराने बच्चों के टीचर्स के पास नंबर था और वो एग्री भी किए। तो लगभग 30 बच्चों को लेके हम लोगों ने वापस से क्लास स्टार्ट करवाई कि चलो आप लोग, जो टीचर्स हमारे पास थे, रहने की सुविधा हमारे पास थी, केवल हम उनको अलग कर दे रहे थे। तो हम्म। मैंने बोला कि एक साल इनको और हम लोग पढ़ाएंगे और उसमें देखते हैं कितने लोग सेलेक्ट होते हैं करके। तो काफी बढ़िया रिस्पांस था। जैसे मैं हूँ 2 साल तक तो पहले मुझे समझ, फिर मैं जब फुल्ली फ्लेजेडली यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट किया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। हम्म। वैसे ही उन लोगों को जब 12th के बाद, क्योंकि 12th के बाद उनको एक साल केवल और केवल
आपका इसके लिए आपका जेई और उसके लिए तैयारी करना था, एनईटी के लिए। तो उसको उन्होंने बहुत मेहनत किया और 28 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो ये एक मॉडल है कि भाई सेकंड चांस, मतलब जो हम जैसे मैं हूँ, हम्म। पहले दो चांस में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया, थर्ड में मेरे को जो है मैंने मेंस लिखा और फोर्थ में मेरा हो गया। तो ऐसे एरिया जो बहुत बैकवर्ड है, जैसे मैं भी जगदलपुर बहुत ही कोई बहुत ही अभी भी, अब तो ठीक है एज कम्पेयर टू 2008-10, बट बैकवर्ड एरिया रहा है। हम्म। तो वहां पर हम लोगों को जब इस तरह से चांसेस मिलते हैं तो हम लोग को प्रतिभा की कमी नहीं है यहाँ बस्तर के बच्चों में। हम्म। केवल उसको तराशने के लिए और थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि हमारा कभी बैकग्राउंड वैसा नहीं रहा कि हम लोग स्टार्टिंग से ही हर सुविधा से ही मतलब बेस्ट स्कूल में पढ़ रहे हैं या बेस्ट एनवायरमेंट में, वैसा नहीं था। हम्म। तो प्रतिभा होना और उसको थोड़ा सा समय दे के बूस्ट करना, वो उसके लिए फिर हम लोगों ने सेकंड चांस इनिशिएटिव लिया था। इसके अलावा सर आपका एक और इनिशिएटिव है, टच द स्काई, वो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहती हूँ मैं। नहीं, ये सेम ही है। छूलो आसमान जो है, छूलो आसमान में ही ये, हालांकि मेरे समय का नहीं है, हम्म। ये पहले से ही वहां पर दंतेवाड़ा में चल रहा है। और ओपी चौधरी सर जब कलेक्टर थे तब से वहां पर चल रहा है। हम्म। बस छूलो आसमान में ही जो बच्चे 9 से 12 तक पढ़ते हैं, पीईटी आपका अच्छा, उसको पीईटी आपने पीएमटी की सेकंड तैयारी साल करते हैं, उन्हीं बच्चों को मैंने सेकंड चांस इनिशिएटिव दिया था ये। साल और एक्सटेंड करा के। हाँ, और उसमें हम लोगों ने थोड़ा चेंज किया था कि जैसे हम लोगों ने, मेरे साथ मेरे जिला पंचायत सीईओ थे, वो उनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था और वो कोचिंग में पढ़ा भी चुके थे। हम्म। वो अभी आईएएस हैं। तो उन्होंने फिर बताया कि सर हम लोग इसको चेंज करते हैं। हम्म। और हम लोगों ने क्या है, वीकली एक स्केड्यूल बनाया, कितने दिनों में इतनी क्लास हो जाएगी, रिवीजन के लिए कितना समय रखना पड़ेगा। हम्म। हर वीक हम लोग उसको जो है टेस्ट टेस्ट का जो है वो रखते थे, मॉड्यूल रखते थे। कि तो वो बिल्कुल हम लोगों ने एकदम प्रोफेशनल कर दिया था उसको। जो हम्म। पहले रैंडम चलता था वो हम लोगों ने, जैसा हम लोगों ने तैयारी किया है, हम्म। तो उसको फिर हम लोगों ने बिल्कुल स्केड्यूल बना दिया कि इस समय तक ये टॉपिक हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोगों का साल भर का हम लोगों ने कैलेंडर बना दिया था, तो उसका काफी फायदा मिला, क्योंकि अब सब कुछ क्लियर था, रिवीजन के लिए समय के लिए था लोगों के, बच्चों के पास। तो स्ट्रैटेजिकली हम लोग जैसे यूपीएससी क्रैक किए, वही स्ट्रैटेजी से उनको पढ़ाए, तो काफी बढ़िया वो रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स है। ठीक है। सर आप जैसे बस्तर इलाके से, मैं चूंकि आप कह रहे हैं सब कुछ अलग नहीं है, सब एक ही है, भले ही जिले डिफरेंट है, तो बस्तर के बारे में जो कॉमन पब्लिक है वो दो चीजें शायद जानती है, एक तो कि नक्सलिज्म, और दूसरा शायद कुछ पब्लिक वहाँ के दशहरा के बारे में थोड़ा बहुत जानती होगी मे बी। बट अगर आपको किसी, मतलब भारत के किसी दूसरे हिस्से के लोग को बस्तर के बारे में बताना है तो आप क्या बताना चाहेंगे उनको? बस्तर को लेके मैं तो यही कहूंगा कि मतलब सबसे ज्यादा तो नेचुरली जो है, चाहे आप देखेंगे हम्म। नेचुरल, तो मतलब मैं आज रायपुर में रहता हूँ एंड आई मिस बस्तर, हम्म। बिकॉज के वहां पर जो मतलब क्लीन एटमॉस्फेयर है, जो ग्रीनरी है। हम्म। मतलब मैं तो कई बार यहाँ रायपुर से एक दो बार तो मैं बाइक लेके जगदलपुर गया। मानसून में एंजॉय करता हूँ। तो बस्तर नेचर, मतलब मैं हिमाचल भी रहा, मैं हिमाचल भी देखा हूँ, हम्म। सब जगह गया, लेकिन बस्तर अलग है। मतलब बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल है। और कई सारे प्लेसेस हैं, चित्रकूट है, तीरथगढ़ है, कुटुमसर है। और कल्चरली इतने ही रिच है, बारसूर आप देख लीजिए, दंतेवाड़ा देख लीजिए। तो टूरिज्म के लिए एकदम परफेक्ट वो है। जगह। और उसके अलावा जो है आपका क्लीन एटमॉस्फियर है वहां पर। हम्म। ट्राइबल कल्चर से हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। अभी तो हम लोग जो है डेवलपमेंट की बहुत सारी बातें करते हैं, हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं आज का जो समय है, मैं देख रहा हूँ कि लोग धीरे धीरे जो है ना, कि अब शायद हैप्पीनेस वाला जो पॉइंट है, हम्म। वो धीरे धीरे अब डिसअपियर होता जा रहा है। राइट। तो आपको, और क्योंकि कारण ये है कि आई मे बी रॉन्ग, के लोगों का ये है कि मतलब कितनी मटेरियलिस्टिक चीजों में हम बढ़ सकते हैं। हम्म। अब वो एंडलेस है, इस चक्कर में आप देखेंगे हैप्पीनेस खत्म होते जा रही है। हम्म। और ट्राइबल कल्चर से आपको ये देखने को मिलेगा कि सीमित चीजें, लाइफ का जो मेन पर्पस है कि अगर आपकी वो उनकी बड़ी सीमित आवश्यकताएं हैं, हम्म। और उसमें वो मैक्सिमम हैप्पी रहते हैं। राइट। तो वो चीज वास्तव में बस्तर में जो मैंने देखा, और वहाँ के जो चीजों को देखा, वो आज के समय में ग्लोबल, मतलब ग्लोबल वर्ल्ड के लिए एक मैसेज है। मैं, आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम घूमने के लिए जाते हैं, किसके लिए, कि ताकि हमको अच्छा लगे, खुश रहें। अब वो आपको वहां, तो आप उनकी लाइफ स्टाइल से आप देख सकते हैं कि खुश कैसे रहा जाए। हम्म। तो वो बस्तर है, बस्तर में आपको सब कुछ है, मतलब कल्चरली बहुत रिच है, नेचुरली बहुत रिच है, फॉरेस्ट है।
और कई सारे टूरिस्ट स्पॉट है, तो वो तो मेरे, खैर मैं तो वहीं पैदा हुआ हूँ, हम्म। तो मेरे तो दिल के करीब है बिल्कुल। तो तो सर मस्ट अभी विजिट जब आप बस्तर है जी। कल्चर की बात कर रहे थे तो मुझे लगता है बस्तर का दशहरा भी वहाँ के कल्चर का एक अभिन्न हिस्सा है। उसके बारे में आप, क्योंकि वो डिफरेंट है बाकी जगह से, आई थिंक 100 दिन चलता है वो। 75 डेज चलता है बस्तर का दशहरा। इन जनरल जो है हमारे जो हिंदू कल्चर है, इसमें दशहरे का जो है भगवान राम के घर वापसी से रिलेटेड करके किया जाता है। लेकिन बस्तर का दशहरा 75 डेज जो है हरीली अमावस्या से स्टार्ट होता है और आपका जो है ओहाड़ी पे जाके खत्म होता है। तो बस्तर दशहरा की खासियत ये है कि 75 डेज पहले से रथ बनता है, और हम्म। ये वहाँ के लोकल जो गॉड है माँ दंतेश्वरी, और वहाँ का जो लोकल पारिवारिक कल्चर रहा है, इससे बस्तर दशहरा डेवलप हुआ है। हम्म। और ये जो 9 दिन अपने चलते हैं, इसमें बिल्कुल ये बिल्कुल ट्राइबल कल्चर और वहाँ के हिसाब से जो कई सारी चीजों में वहाँ के बेसिक कल्चर से वो बहुत प्रभावित है। चाहे उसमें आप काछन गादी की बात करें, चाहे मुरिया दरबार की बात करें, चाहे आप जो है आपका फूल रथ की बात करें, चाहे निशा यात्रा की बात करें आपका, हम्म। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। आप मतलब ये नॉर्मल बस्तर, नॉर्मल दशहरा जो भगवान राम से कनेक्टेड है, उससे काफी अलग है। और ये अपने आप में हिस्टो मतलब काफी दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, तो जरूर बस्तर दशहरा जाके एक बार देखना चाहिए। और बिल्कुल आपको बिल्कुल डिफरेंट चीजें वहां पर, और कल्चरली, और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, इतना अच्छा होता है वो। पूरे मैं बस्तर में जो, प्रोग्राम होता है मेन इम्पोर्टेंट, या कुछ स्पेसिफिक टाइम जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसमें? हाँ, बेसिकली 75 डेज के जब हरीली अमावस्या से रथ बनने का स्टार्ट होता है। हम्म। बट मेन जो आपके जो 9 दिन, जो नवरात्र के जो 9 दिन होते हैं, हम्म। मेन जो है इसी के समय आपका मेन बस्तर दशहरा होता है। अच्छा, और तो ये पूजा बस्तर दशहरा माता, का मेन, हाँ, पूजा माता की ही दस, होती है इसमें? हाँ, माँ दंतेश्वरी की पूजा होती है, और कई लोकल जो है देवी देवताओं की भी पूजा होती है। हम्म। इस तरह से ये पूरा एक, इसमें एक मैं एक लिटरेचर है। हम्म। बहुत सारे छत्तीस बस्तर के साहित्यकारों ने इस पे लिखा हुआ है, किताबें भी हैं। तो हम्म। उसमें हर एक प्रथा के बारे में बड़े डिटेल से बताया गया है उसमें। ठीक है। सर अभी आप रायपुर में हैं, आप शायद डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स। जी। तो सर जैसे आपने पहले भी कई बार बात की है कि जब भी कोई पॉलिसी या कुछ भी बनाने की बात होती है तो यू ऑलवेज टॉक अबाउट एम्पैथी एंड योर पर्सनल एक्सपीरियंस। तो नाउ दैट यू आर लाइक इन अ पोजिशन, जब आप कुछ भी करेंगे छोटी से छोटी चीज वो पूरे स्टेट को प्रभावित करने वाली होगी, तो अभी क्या आपका विजन है और अभी किन चीजों पे काम हो रहा है, अगर उसको बता सकते हैं आप? और अभी मैं लगभग 1.25 साल मुझे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो गए हैं एज ए डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड। अब आप देखेंगे कि जमीन का हमारे लिए जो है, जमीन का हमारे एज ए सरकारी ऑफिसर हमारे लिए कोर्ट केस होता है। हम्म। लेकिन एक आम आदमी के लिए वो जमीन का मामला होता है। तो हम लोग पूरे यहाँ पर हम लोगों को जमीन से रिलेटेड चीजें जो है, हम लोग उसके उसके देख रेख करते हैं, संरक्षण करते हैं। हम्म। तो मेरा जो यहाँ पर आने के बाद एक्सपीरियंस रहा है, मैं एक ही बात बोलूंगा कि मिनिमम गवर्नमेंट हम्म। और मैक्सिमम गवर्नेंस का जो है, ये हम लोग उस पे छत्तीसगढ़ शासन काम कर रही है, और हम लोग भी उसके हिस्सेदार हैं। तो चाहे हम लोग इसके, जो मेरा ये सोचना है कि पब्लिक को घर बैठे, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम्म। और जो है हर चीज मोबाइल ऐप है, और कई इंटरनेट है, सुविधाएं हैं। तो रेवेन्यू के लिए भी लोगों को ऑफिस में आने की जरूरत ना पड़े, राइट। घर बैठ के वो रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर को सुलझा सके। हम्म। प्लस आपका जो है जमीनों से रिलेटेड जो भी हमारी अगर कुछ गड़बड़ियां होती है, उसको हम लोग कैसे रिड्रेस कर सकते हैं, इस पे हमारा फोकस है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम लोगों ने, अभी कई सारी चीजें हैं जिस पे छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। जैसे ऑटो डायवर्सन की बात है, ऑटो डायवर्सन हम लोग कर रहे हैं। तो हम्म। ऑटो डायवर्सन से ये होगा कि आपका केसों को जो है डायवर्सन के लिए आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में ऑटो म्यूटेशन हो चुका है। हम्म। इसके बाद हम लोग आगे आने वाले समय में जो है एक, इस आधार ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। हम्म। आधार ऑथेंटिकेशन में ये होगा कि खसरों का आधार ऑथेंटिकेशन पे काम चल रहा है। आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति का यदि कोई खसरा है, तो वो आधार जब ऑथेंटिकेट हो जाएगा, तो उसके खसरे में कोई भी चेंजेस, रिकॉर्ड ऑफ राइट में चेंजेस उसके जानकारी के बिना नहीं हो पाएगा। ओके। तो कई बार ये शिकायतें आती है कि नहीं, मेरे जमीन में किसी ने, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने अगर कोई चेंजेस कर दिया, तो वो चीजें फिर आपने आप
खत्म हो जाएगी और ट्रांसपेरेंसी बहुत हाईएस्ट लेवल पे आपका पहुंच जाएगा। ऐसे आरबी आधार ऑथेंटिकेशन है, हम लोगों ने खस अभी नक्शों का जियो रिफरेंसिंग करवा दिया है। फार्मर रजिस्ट्री, हमारी फार्मर रजिस्ट्री पे काम हुआ है, और उसके बाद डीसीएस पे काम हुआ है। तो ऐसे कई सारी चीजें, रेवेन्यू कोड को इसमें हम लोग सुधार कर रहे हैं। तो मतलब इन डिटेल ये बोलूंगा कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए भी हमारे पास यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी है, और हम लोग इसी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम्म। और इसमें थोड़ा, क्योंकि ये क्या है कि स्टेट लेवल से इसको चीजों को हम लोग करते हैं, तो टाइम टेकिंग थोड़ा लगता है, क्योंकि स्टेट के लिए पूरी पॉलिसी बननी। थैंक यू सो मच आपके समय के लिए। आपसे बातचीत हमेशा ही अच्छा रहता है, इस बार हम वीडियो पे बात कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू पल्लवी फॉर इनवाइटिंग मी, और है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का है।